ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट हम दिवाली से एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत है वह कुछ इस तरह है कि 280 से 325 के बीच है। दिवाली के एक दिन पहले एक्यूआई इंडेक्स ये है और इसकी जो कैटेगरी है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है। इसके साथ साथ यमुना का पोल्यूशन लेवल भी बढ़ गया है। लेकिन इस बीच तमाम पॉलिटिकल सरगर्मी भी चल रही है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नज़दीक है और तमाम स्टोरीज़ हमारे रिपोर्टर्स वहाँ ग्राउंड पर जा चुके हैं और वो आपके लिए लेकर आएंगे, जिसके लिए हमारा सेना प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस हफ्ते की तमाम, जैसा कि रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर का फॉर्मेट है कि हम हफ्ते की सबसे शानदार रिपोर्ट्स पर बात करते हैं, तो उसी तरह की दो स्टोरीज़ हैं। एक पहले आई थी, एक इस हफ्ते आई है और इन दो स्टोरीज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट रिपोर्टर हमारे साथ हैं, आयुष तिवारी। स्वागत है आपका। शुक्रिया। और पहले ये न्यूज़ लॉन्ड्री में थे, अभी स्क्रॉल में काम कर रहे हैं और तमाम ऐसी बहुत सारी इन्होंने अच्छी स्टोरीज़ की हैं, चाहे वह अयोध्या में राम मंदिर के दौरान ज़मीन की धांधली से जुड़ा रिपोर्ट हो या उत्तरकाशी में फेक लव जिहाद की रिपोर्ट हो। इसके अलावा जब न्यूज़ लॉन्ड्री में थे तो इनकी मीडिया रिपोर्ट्स सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी, डीप डाइव मीडिया रिपोर्ट्स। मुझे पर्सनली ये पसंद है, आपकी मीडिया रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी लगती थी। लेकिन अभी हम जिन दो स्टोरीज़ पर बात करने वाले हैं वह एक सीरीज़ है, बीजेपी क्राइसिस इन यूपी, जिसको लेकर दो स्टोरी आपकी आई है, तीसरी भी है। हाँ, तीसरी है। तो पहली जो दो स्टोरी है उसके टाइटल कुछ इस तरह है, हाउ आदित्यनाथ पुलिस राज इज बैक फायरिंग ऑन द बीजेपी इन यूपी। दूसरी स्टोरी यह है कि दी कास्ट ऑर्डर हैज़ नॉट चेंज, एंगर अमंग बीजेपीज बहुजन काडर इन यूपी। इन दोनों एंगल को आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया है, मैंने देखा है। और ये एक बहुत जनरल बात थी, जब भी हम यूपी में जाते थे तो ये सुनने में आता था, लेकिन हर रिपोर्टर के मन में यही सवाल आता था कि इसको करेंगे कैसे। मतलब ये बात तो हो रही है लेकिन फाइनली किसी ने किया और वह आपने किया, इसलिए मुझे काफ़ी अट्रैक्टिंग लगा। तो अगर आप पहली स्टोरी की बात करें कि योगी का जो पुलिस राज है उसको तो योगी आदित्यनाथ अपना एक फ्लैगशिप, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एक फ्लैगशिप एजेंडा लेकर चलते हैं कि पुलिस को हमने काफ़ी टाइट कर दिया है। तो वो कैसे बैकफायर कर रहा है इस स्टोरी में तो हमने पढ़ा, लेकिन आप थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में ब्रीफ कर पाए। तो जैसे आपने कहा कि जब ग्राउंड पे चुनाव के पहले या उसके बाद भी लोगों ने काफ़ी देखा होगा, लेकिन उसको फ्रेम कैसे करें, उसकी इम्पोर्टेंस कैसे समझें, ये आई थिंक चुनाव के बाद ही हो पाया है। क्योंकि चुनाव में जो नतीजे आए और जो उत्तर प्रदेश में नतीजे आए वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे, क्योंकि एक तरह से इंडिया का सबसे पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट स्टेट है। वहाँ बीजेपी ने 71-72 सीट्स 2014 में जीती थी, 63-64 19 में, और इस बार वो 30 सीटें कटी हैं 33 पे। काफ़ी लोगों को इसका कोई इनको कोई भनक थी कि ऐसा होने वाला है। तो जब ये हुआ तो काफ़ी दिल्ली में जो जर्नलिस्ट हैं, या आप कह सकते हैं यूपी से बाहर जो जर्नलिस्ट हैं, उनमें ये फिर एक क्यूरियोसिटी आई कि क्या चल रहा था ऐसा ग्राउंड पे कि काफ़ी लोग इसको पिकअप नहीं कर पाए। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे पता था, लेकिन हाँ उसके बाद जब मैंने सोचा कि और पढ़ा और समझने की कोशिश की कि ये क्यों हुआ, तो उसको फिर मैं थोड़ा होमवर्क करके यूपी गया था। और जो पुलिस राज की कहानी है वो बहुत समय से एक तरह से कही गई है। 2017 में जब आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उसी साल या एक साल बाद मुझे याद है नेहा दीक्षित ने एक रिपोर्टिंग की थी कि कैसे ज़्यादातर एनकाउंटर्स बढ़ गए हैं यूपी पुलिस के, और उसमें ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं या तो वो मुस्लिम हैं या दलित समाज से हैं। उसके बाद स्क्रोल में ही मेरे एक कॉलीग थे अर्नब, उन्होंने कुछ साल पहले किया था क्राइम एंड पनिशमेंट सीरीज, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर सिर्फ कुछ लोगों के लिए हुआ है। अगर आप यूपी में किसी यादव गांव में जाएं या किसी मुस्लिम गांव में जाएं और वहाँ पूछें कि यहाँ कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हुई है, तो लोग कहेंगे नहीं, हमारे लिए ख़राब हुई। तो जो मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें भी एक तरह से नुआंस है। बहुत करीब से देखेंगे तब थोड़ा लगेगा कि क्या है क्या नहीं।
लेकिन अब क्योंकि चुनाव का नतीजा आ गया था तो फिर से उसको रिविजिट मैंने किया और ये पाया कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो जो पुलिस थी जिसको यूज़ करके आदित्यनाथ जी एक तरह से, और बहुत आप कह सकते हैं कि एक आक्रामक तरीके से यूज़ करके अपना उन्होंने एक इमेज बनाया है कि टफ स्ट्रॉन्ग लीडर, बिल्कुल कि एकदम एंटी क्राइम एंटी गैंग वॉर, वही पुलिस को पावर देने से ही हुआ। लेकिन वो पावर इतने 7 सालों से पुलिस थाने में रही है कि किसी भी गांव में, किसी भी थाने, किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में यूपी में पावर सेंटर जो पहले एक शायद विधायक का घर होता हो, वो अब विधायक का घर से निकल के वो थाने में चला गया है। तो पावर सेंटर लोकली चेंज हो गया यूपी में, और पुलिस अफसर आपके एसएचओ या आपके डीएसपी, आपके एसपी, एसएसपी, राज उनका है। और जो बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के खुद के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनमें इस बात की काफ़ी नाराज़गी है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हाई सबसे ऊपर हैं, वो थाने से पूरा राज्य चलाते हैं, लेकिन जो बीच में पार्टी है, संगठन है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो उससे कट आउट है एक तरह से। तो यही एक तरह से स्टोरी का मेन टेक अवे है, पहली स्टोरी का, कि वो पुलिस राज बैकफायर कर रहा है। और ये जो पुलिस राज बैकफायर कर रहा है, जैसा कि आपने इस स्टोरी की शुरुआत आपने सिद्धार्थ नगर से की है। सिद्धार्थ नगर के जो एमएलए हैं सोनेलाल पार्टी से हैं, वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी से हैं वो, तो उनसे आप स्टोरी शुरू करते हैं और आप स्टोरी लेकर जाते हैं प्रयागराज तक, इलाहाबाद तक। तो इसमें विनय वर्मा का जिक्र करते हैं जो कि अपना दल सोनेलाल से विधायक है। वो वहाँ पर धरने पर बैठते हैं एसएचओ के खिलाफ और वो कहते हैं कि आके एसपी का ट्रांसफ़र होना चाहिए। लेकिन फिर इसी स्टोरी में आगे जाके आता है कि किसी पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। ऐसा ये स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल, और ये मतलब ये विधायक की गुस्से वाला फैक्टर ये नया भी नहीं है एक तरह से। हमें मुझे पता है क्योंकि मैं ये न्यूज़ में था 3 साल पहले, 4 साल पहले, कि विधायकों में गुस्सा था क्योंकि जो एक आपका डिसीजन मेकिंग होता है सरकार का, उसमें आपको एक चीफ मिनिस्टर को आइडियली है, मतलब इन थियोरी ऑन पेपर एक विधायक से ही सरकार चलती है किसी दूर के शहर में, किसी दूर के, जनप्रतिनिधि है वो एक बिल्कुल वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आदित्यनाथ जी जब से पावर में आए हैं, वो विधायकों को लगता है कि वो साइडलाइन हो चुके हैं। ज़्यादातर या तो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस अफसर। तो विधायक एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मैं बस याद दिलाना चाहता था कि देखिए ये एक पुराना मसला है और ये हमें दिख रहा था। और काफ़ी अजीब बात यह है कि ये एक पार्टी के ये विधायक नहीं है, ये एलाय हैं। और एलाइज अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो वो शायद पार्टी के विधायकों से ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं सोचा कि ये पब्लिक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जाके मिलना चाहिए। तो मैं गोरखपुर से वहाँ गया और उन्होंने यही बोला कि जो वहाँ की पुलिस है वो बेसिकली उनका दावा था कि करप्ट है, कि उनके खुद की जो विधानसभा है शौहरतगढ़, वहाँ पे एक दलित लड़के की मौत हो गई और उसका जिम्मेदार वो कह रहे थे कि वहाँ का सैंड माफिया है। और सैंड माफिया के खिलाफ कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा था क्योंकि पुलिस बेसिकली सैंड माफिया के साथ नेक्सस में है। ये बात उस पूरी बेल्ट में मैंने मैं ऊपर से सिद्धार्थ नगर से प्रयागराज गया हूँ, तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट से सर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है उस पूर्वांचल का। मुझे काफ़ी कम से कम 5-6 कार्यकर्ताओं ने ये बात कही अलग अलग जगह पे कि जो पुलिस है उसके करप्शन के लेवल्स ऐसे बढ़ गए हैं कि लोकल माफिया भी पुलिस के साथ मिली हुई है। और ये कोई नई बात नहीं है यूपी में हमेशा करप्शन रहा है, लेकिन यूजुअली ये एमएलए या मतलब एमएलए उसमें पुल की तरह काम करता था एक तरह से। वो सब कनेक्शन एमएलए के घर से शुरू होता था क्योंकि एमएलए पावर सेंटर था। लेकिन अब वो थाने से हो रहा है और अब एमएलए प्रोटेस्ट कर रहा है कि आप चेंज करिए। और उन्हें भी पता है ये बात, मतलब उन्होंने ये बात क्यों कही कि हमारे यहाँ जो एक दलित लड़का है उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा जो लोगों ने, जिस समुदाय ने भाजपा का वोट नहीं दिया है और देते रहे पहले कि इस बार नहीं दिया है, वो ज़्यादातर पिछड़ा समाज है और स्पेसिफिकली दलित समाज है। तो वो एक सेंसिटिव मैटर बन गया है। लेकिन पुलिस स्टेट के होने की वजह से उन पे ये बैकफायर कर रहा था उस छोटी सी जगह में। वैसे भी इंडिया में अगर बात की जाए, खासकर यूपी और बिहार जैसे पिछड़े इलाकों में, तो वहाँ पुलिस थाने को लेके ऑलरेडी एक हेजिटेशन है एक गरीब आदमी के मन में। वो अगर उसके साथ गलत भी हो रहा है तो वो पुलिस स्टेशन
रीच करने में हेजिटेट करता है, वो गांव के किसी ऐसे आदमी को लेकर जाता है जो पुलिस को और इन सब चीज़ों को जानता हो, जिसका मतलब थोड़ा एक रुतबा हो, पॉलिटिकली बिल्कुल थोड़ा पावरफुल हो वहाँ पर। इसीलिए इन लोगों का एमएलए और या फिर प्रधान का इन सब का रोल इसीलिए बढ़ जाता है पुलिस के मामले में, क्योंकि अगर वो सिर्फ ऐसे जाता है पुलिस के पास तो उसके पास पुलिस के सवालों का या पुलिस जिस तरह से उनसे डील करती है वो डील नहीं कर पाता है। बिल्कुल तो यहाँ उनकी भूमिका होती है, शायद इसलिए ये लोग मिस कर रहे हो कि पुलिस राज मतलब ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें, जैसे हाथरस का ही हम बात करें, पुलिस ने जो उसमें किया था, बॉडी जला दी थी, इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं जहाँ पर अगर सिर्फ पुलिस के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वो एकदम कंप्लीट मिस कर देती है, पुलिस बिल्कुल साथ नहीं आ पाती और है। वही इसीलिए आदित्यनाथ जी के पुलिस राज का दो फीचर है। एक फीचर ये है कि पुलिस के पास बहुत पावर है, और दूसरा फीचर ये है कि ये जो आदमी आप कह रहे हैं जिसको गांव वाला कोई व्यक्ति जो डरा हुआ है, फिर वो उसके पास जाएगा और उनके साथ थाने जाएगा क्योंकि पुलिस उनसे बुरा बर्ताव ना करे, वो व्यक्ति उसके पास कोई पावर नहीं है, उसको पार्टी ने कट आउट कर दिया है। और उस मामले में भले चलिए हर कोई विधायक के पास नहीं जा सकता, लेकिन लोग कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं। लोग जाएंगे, बोलेंगे अध्यक्ष जी आप भाजपा में हैं, आपकी सरकार है, आप मदद करिए, आप हमारे साथ थाने में गांव का जो सबसे बढ़िया बिल्कुल कार्यकर्ता ग्राम पंचायत में तो वो कार्यकर्ताओं की पुलिस अब नहीं सुन रही है। तो जब सिस्टम नहीं चलता है तो ये लोग एक तरह से राउंड अबाउट वे में सिस्टम चलाते थे, फिर आप सिफारिश करते थे, लेकिन वो सिफारिश का जो मॉडल है वो गिर चुका है। तो आप कार्यकर्ता के पास जाएंगे, बोलेंगे कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, हमसे रिश्वत मांग रही है, और कार्यकर्ता आपके थाने जाएगा और कार्यकर्ता को भी पुलिस मजाक उड़ाएगी या उसको बाहर निकाल देगी, जो पहले नहीं होता था। पर इसके पीछे दो सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल है, कोई भी उठा सकता है कि अगर मतलब ये भी फैक्ट है कि जो ये विधायक होते थे या मंत्री होते थे, ये लोग भी पुलिस के साथ करप्शन में इन्वॉल्व होते थे। इस तरह के भी फैक्ट हैं हमारे सामने, और बहुत बार होता है कि ये विक्टिम के साथ ना होकर एक्यूज के साथ खड़े हो जाते हैं और बचाने में बहुत हेल्प भी करते हैं, पुलिस पे दबाव बनाते हैं। तो एक उससे फ्री रखने के लिए पुलिस को फ्री रखना एक ये भी तो पॉइंट हो सकता है, ये आम सवाल है। बिल्कुल, मतलब मुझे यही लगता है कि जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार थी 12 से 17 तक, तब जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होता था उसकी इतनी, आप कह सकते हैं शब्द है कि दबंगई होती थी अपने इलाके में, कि वो जाके ऐसे लोगों ने बोला कि वो थाने में जाके ऐसे चौका गला पकड़ सकता था और बोल सकता था कि तुम ये केस दर्ज करो। इसमें स्टोरी में और हाँ, उससे भी करप्शन होता है, उससे भी मनमानी होती है, लेकिन वो उसका एक बुरा फेस है, लेकिन उससे अच्छी चीज़ भी हो सकती है। जब पिछड़े समाज के लोगों के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हुआ है और वो SC/ST का केस दर्ज कराने जाएं और पुलिस उसे नहीं करती थी, तो ये वही कार्यकर्ता थे जो जाके केस दर्ज करवाते थे। सोशल जस्टिस कुछ तो होता था। लेकिन और मुझे लगता है आदित्यनाथ जी को ये बात पता थी कि वो जो करप्शन का एक नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को तोड़ना ज़रूरी है उस नेटवर्क से। लेकिन जब आपके कार्यकर्ता ही उस सिस्टम से कट गए और इलेक्शन आ रहा है और आपके कार्यकर्ताओं को अब लोगों के पास जाके वोट मांगना है, और वो लोगों के पास जाके बोलेंगे कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, और लोग कहेंगे बेटा जब हमको FIR फाइल करानी थी तब तो तुम मदद किए नहीं और अब तुम हमसे वोट मांगने आ रहे हो। तो कार्यकर्ताओं ने ये बात कही कि हम कैनवसिंग पार्टी की नहीं कर पा रहे हैं गाँव में देहात में, क्योंकि हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। जो मदद कर पाएगा पार्टी लोग उसके पास ही जाएंगे, या तो अगर लोग आपसे नाराज रहेंगे तो वो अपोजिशन के लिए वोट करेंगे, जो इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में किया है लोगों ने। जैसे जब मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर में चाहे वो MP हो, MP तो खैर वो तो सिनेमा जगत के हैं तो उनका तो कुछ बहुत खास पब्लिक से अटैचमेंट है नहीं, लेकिन जो विधायक हैं या बाकी लोग हैं वहाँ पर क्या सीन है कि विधायक से ज़्यादा थाने पर अगर आपको कुछ काम करवाना है तो वो मठ का ज़्यादा पावर है कि अगर आप मठ चले जाए और वहाँ से फ़ोन करवा दिया जाए तो वो ज़्यादा सुना जाएगा रेदर देन आप MLA या किसी और के पास जाए। तो इवन संजय निषाद से ज़्यादा उनका सुना जाता है। संजय निषाद वहीं के हैं, लेकिन संजय निषाद के पार्टी के भी लोग जो हैं वो उधर जाते हैं, मतलब निषाद समाज के जो लोग हैं मठ पे जाते हैं कि हम संजय निषाद की पार्टी से हैं, तो वहाँ के जरिए वो आता है। तो मतलब उसमें फिर उसमें भी एक कास्ट हायरार्की देखने को मिलती है कि किसको क्या प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ऐसा लोग बताते हैं। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया कि इन सब मामलों में भी रेदर देन विधायक की नहीं सुनी जा रही है, पार्टी वर्कर की नहीं सुनी जा रही, या जिनकी सुनी जा रही है उसमें कुछ कास्ट का एंगल दिखता है? मुझे याद है ये इस ट्रिप पे मैंने नहीं ढूंढा, लेकिन जब मैं फिरोज़ाबाद और एटा ज़िलों में जो
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे जब मैं गया था तब मुझे काफ़ी मुस्लिम और यादव गांव में ये बात कही गई थी कि हमारी ज़्यादा नहीं सुनी जाती है, कि प्रशासन में भले ही एक तरह से कमज़ोरी है, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे दूसरे गांव जो हैं, जैसे जो उतने ही पिछड़े हैं समाज में, लेकिन क्योंकि बीजेपी उस कास्ट ग्रुप में एक तरह से आउटरीच की है, जैसे, और इसमें ज़्यादातर मतलब जो अति पिछड़ा जिन्हें कहा जाता है, गैर यादव गैर जाटव, बिल्कुल, जो बाघेल हो गए या प्रजापति हो गए, मौर्य, कुशवाहा, बिल्कुल, तो इनको बीजेपी ने इनको बीएसपी से लिया है, समाजवादी पार्टी से ले लिया है। तो क्योंकि वो एक तरह से आप कह सकते हैं वोट बैंक हैं, तो उनकी बात फिर भी मान ली जाएगी थाने पे। लेकिन जो आपके जो समाज के लोग ऐसे हैं जो ऑपोजिशन की तरफ हैं, स्पेशली एमवाई, वो ज़्यादातर ये बोलेंगे, उसको लेके एक परसेप्शन भी है। और ये बहुत अभी रिसेंट जो लखनऊ वाला इंसिडेंट आपको याद होगा कि कुछ लड़कों ने, एक कपल जा रहा था बाइक पे, तो बारिश के दौरान उनके ऊपर पानी फेंक रहे थे सब, तो उसको लेकर यूपी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी, तो उनको फिर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन सारे लोगों को वीडियो में देखकर। अच्छा। तो उसको लेकर फिर योगी आदित्यनाथ असेंबली में बोल रहे थे, जिन लोगों को बोल रहे थे, तो उन्होंने जो नाम लिए उसमें सिर्फ मुस्लिम्स और यादवों के नाम लिए, जबकि उसमें एक्यूज्ड और भी कास्ट के थे। तो उसको लेकर फिर बवाल हुआ था। अखिलेश यादव ने उसके खिलाफ बोला कि आप सिर्फ मुस्लिमों और यादवों का नाम ले रहे हैं। फिर पता चला कि जिस यादव लड़के का योगी जी नाम ले रहे थे कि वो इनोसेंट था, वो तो एक्यूज्ड ही नहीं था, पुलिस ने पकड़ लिया था, वो कुछ और करने गया था। तो एक ये परसेप्शन प्रशासन की तरफ से भी है एमवाई को लेकर कि मुस्लिम यादव को लेकर। लेकिन मूविंग ऑन, इसी स्टोरी का जो अगला पार्ट आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो बहुजन काडर है बीजेपी का, वो गुस्से में है, और वो उसको आप एक, इसका जो स्टोरी की शुरुआत ही होती है कि एक प्रजापति हैं जो बीजेपी ऑफिस के बाहर बल्ब ठीक करा रहे हैं, और आप अंदर जो हाई कमान है, जो कि आप इसमें ब्राह्मण कम्युनिटी से लिख रहे हैं, वो बैठा हुआ है। तो ये जो सीन है कि जो ईबीसी जिसको बोलते हैं, अति पिछड़ा समुदाय से, वो बाहर बल्ब ठीक करवा रहा है, और जो सवर्ड क्लास का है, जनरल क्लास का है, वो जाके वहाँ अंदर बैठा हुआ। ये विजुअलाइजेशन रियली में कैसा दिखता है वहाँ पर, स्टोरी के अलावा अगर इससे ज़्यादा देखें तो? जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो बाहर बल्ब ठीक करा रहे हैं, और जब मैं गया था तो सितंबर था, तो काफ़ी गर्मी भी थी, आप समझ ही सकते हैं। और जो अंदर जो व्यक्ति हैं, और बाय द वे जो ये अमित प्रजापति है जिनसे मिला था, वो 6 साल से भाजपा में थे, और वो 6 साल से कार्यकर्ता ही रहे हैं। उनको कोई ऑफिशियल रैंक नहीं दी गई है। और अभी जो वहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष हैं अम्बेडकर नगर में, उनका नाम त्र्यंबक तिवारी है, उनको किसी को नहीं, उनके पार्टी में उम्मीद थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनको बना दिया गया। और वो कुछ बहुत बड़े कार्यकर्ता नहीं है, कुछ जाने माने नहीं है। ऐसे ही वहाँ के अभी जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, उनका नाम है रितेश पांडे। वो पिछली बार बसपा से लड़े थे, और इस बार वो भाजपा से लड़े हैं। और मतलब एक तरह से पार्टी बदल के आए, और अपर कास्ट, और उनको टिकट मिल गया। तो मतलब एक जो इसमें कहानी कह सकते हैं आप, वो यही है कि कोई व्यक्ति 6 साल से आपकी पार्टी में है और वो कार्यकर्ता ही रह जाता है, लेकिन बाहर के व्यक्ति पार्टी चेंज करके आते हैं, वो समाज के अगड़े वर्ग से हैं, तो उनको टिकट भी मिल जाता है, उनको पद भी मिल जाता है। और हाँ, कमरे में अंदर जाएंगे तो एसी तो लगा ही है। तो मतलब वो आपको एक तरह से समाज माइक्रोकॉस्म में दिख जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है और कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है। वो मतलब विजिबल, अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को इस काम पे क्यों लगाया गया है, और उसके पीछे एक डायनामिक्स है कास्ट का। ऐसा हमारे इधर भी है, गोरखपुर में। जैसे अब जिस सीट की बात कर रहे हैं, जो पांडे जी की बात करेंगे, उनको मिली है। हमारे गोरखपुर में एक लोकसभा सीट है कैंपियरगंज। तो कैंपियरगंज की जो सीट थी, वो मतलब वहाँ के एक विधायक है, बहुत दिनों से विधायक है वो, उनका भी नाम भी बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और पुलिस FIR नहीं कर रही। अभी योगी जी को लेकर जब चल रहा था, अच्छा, काफ़ी बवाल चल रहा था। फतेह बहादुर सिंह उनका नाम है। तो वो पहले BSP में थे, फिर वो इंडिपेंडेंट लड़े। योगी आदित्यनाथ से थोड़ा एक आंकड़ा 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन 17 में उनको BJP से टिकट मिल गया, फिर उसके बाद 22 में भी मिल गया। मतलब बहुत इजीली वो BJP ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। और उसके पीछे जो BJP के जो मतलब जो लोग पहले से लड़ते आ रहे थे या जो कार्यकर्ता थे, उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। तो एक ये कॉमन, बहुत ही कॉमन एक वहाँ ये बात चलती थी, और एंगर भी था कि चूंकि दोनों ठाकुर हैं इसलिए इनकी डील हो गई है मठ से।
ये वाला चलता है मतलब। बिल्कुल। और मतलब अब तो इस चुनाव में ये भी था कि ठाकुरों में काफ़ी निराशा थी उत्तर प्रदेश में। तो अभी जो बाईपोज होने वाले हैं उसमें एक ठाकुर को टिकट दिया गया है, और वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि भले ही आप पिछड़े समाज के लोगों को अपनी पार्टी में ला रहे हैं, तो आप पार्टी में कैसे लाएंगे उनके वोटर्स को? उनको भी आपको पार्टी में जगह देनी पड़ेगी। तो जैसे जो ईबीसी कास्ट के लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं, उनको कहीं पे मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ग्राम पंचायत में अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो अपर कास्ट समाज है वो भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, उसको भी दिख रहा है कि आप टिकट्स जैसे दे रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग ला रहे हैं, तो उससे बहुत बैलेंसिंग एक्ट करनी पड़ेगी। मतलब इधर जाएंगे तो ठाकुर और ब्राह्मण, और इधर जाएंगे तो पिछड़ा समाज। हाँ, मतलब तो आपने नैरेटिव ही ऐसा बिल्ड किया कि आप ही के लिए अभी ये। और मतलब वो आप देख, अपर कास्ट में रिजेंटमेंट है, मैं सुन रहा हूँ ब्राह्मणों में भी रिजेंटमेंट है। यूपी में एक रिपोर्टर से मेरी कल बात हो रही थी, और मुझे लगता है ब्राह्मण समाज में हमेशा आदित्यनाथ जी की तरफ थोड़ा एक सस्पिशन रहा है, क्योंकि वो गोरखपुर से हैं, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी की पूरी पॉलिटिक्स आपको मालूम ही है। शंकर तिवारी वर्सेस मठ, वो तो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। तो मतलब यूपी एक बार समझ जाए तो काफ़ी कुछ समझ आता है, लेकिन यूपी को समझना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि ये जो कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं, जो कास्ट लाइंस पे हैं, उसको समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, ये बात तो सही है कि मतलब जो पुराने, अभी का नहीं पता, लेकिन पुराने जो ब्राह्मण कम्युनिटी के जो लीडर हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते योगी पे, क्योंकि वो मठ का, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का और हरिशंकर तिवारी का जो आता था, उसका एक बहुत पॉलिटिकल, उसका काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है। तो हाँ, ट्रस्ट नहीं करता है ब्राह्मण जो ओल्ड लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ पे। लेकिन एक चीज़ क्या आपने ये फील किया कि योगी आदित्यनाथ को लेकर एक्सेप्टेंस जो है, चाहे वो किसी कास्ट को लेकर, पार्टी से उसकी नाराज़गी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन से, योगी को लेकर भी क्या वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के लोगों के वो है, या योगी जी ठीक है? लाइक जैसे हम लोग जम्मू में मैं था तो वहाँ ये था कि बीजेपी का यहाँ का सब बहुत खराब है, इन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, बट मोदी जी इज ग्रेट, तो मोदी जी के साथ जाएंगे, यहाँ के लोगों के साथ नहीं जाएंगे। वो फील होता है क्या उधर? मैंने ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरह से मुझे दिखा, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। इसका जवाब ना इसलिए है क्योंकि काफ़ी लोगों ने, अमित प्रजापति ने खुद मुझे ये बात बोली कि मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे, आपके गांव में नौकरी लगी, वो सिर्फ आगे वाले अगड़े समाज में गई, आपके समाज में नहीं आई, तो आपको क्यों लगता है मतलब ये थोड़ा एक तरह से भेदभाव तो है? तो उन्होंने कहा कि भेदभाव है, थाने में भ्रष्टाचार है, लेकिन योगी जी थोड़ी ना हर थाने में आके उसको ठीक करेंगे। तो वही है कि जो, और ये बात काफ़ी लोगों ने कही, तो उसमें ये जो गुस्सा है, तो वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का जो बीजेपी है, अपना लोकल बीजेपी का यूनिट है, उस पर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एट्रीब्यूट किया। योगी जी फिर भी एक तरह से इस तरह से शील्डेड है, क्योंकि फिर भी लोग जाके उनको डिफेंड कर रहे थे। उसका एक जवाब ये है कि उनकी जो एक हिंदुत्व हार्डलाइनर की इमेज है, वो काफ़ी उनकी मदद करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है। बिल्कुल। और काडर में, एक भाजपा के काडर में ये मतलब बहुत बड़ा एक तरह से एट्रीब्यूट है कि अगर आप हार्डलाइन हिंदुत्व हैं तो काडर आपको पसंद करता है। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से ये भी पूछा, और ये थोड़ा, अगर आप ऊपर के पदों से जो बीजेपी के फंक्शनरीज हैं उनसे पूछा कि तो क्या लगता है योगी जी को हटा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि देखिए, जो संगठन चाहता है वो होगा। किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, योगी जी को क्यों हटाएंगे। लोगों ने कहा जो संगठन चाहेगा वही होगा। मतलब इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उनका पॉपुलैरिटी कम हुई है और शायद उनसे कुर्सी भी आने वाले समय में छीन ली जाए। पर योगी जी के मामले में लागू होता है कि जो संगठन चाहेगा वही होगा। योगी जी के मामले में बिल्कुल लागू मतलब क्योंकि बार बार हर साल, लगभग साल में 2-3 बार ये खबर आ जाती है कि सेंट्रल के लोग नाराज हैं योगी जी से और हटाने की बात चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबरें चलती रहती हैं टीवी पे रात दिन। हर बार लगता है कि इस बार कुछ हो जाएगा यूपी में, पर समहाउ फिर से योगी जी इज लाइक वैसे ही है, बदल नहीं रहा है कुछ, क्योंकि उनकी मास अपील बहुत ज़्यादा है, और यूपी में नहीं, यूपी के बाहर भी। तो आप भी जब कहीं गए होंगे मतलब यूपी के सिवा कहीं रिपोर्ट करने, तो वहाँ पे हमेशा लोग ये बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ, बुलडोजर बाबा। मतलब हाँ, योगी के मॉडल को बीजेपी के बाकी के सीएम्स ने फॉलो किया, जैसे
बुलडोजर वाली बात जो है, उसको तो सब भी, कोई बुलडोजर मामा बन रहा था, कोई बिल्कुल। कुछ बन रहा है, हर कोई इस मॉडल को फॉलो किया है। दिल्ली में चुनाव होता है तो हाँ। योगी जी कैंपेन करने आते हैं, हरियाणा में चुनाव हुआ योगी जी कैंपेन करने आए। जम्मू में भी योगी जी की रैली थी। तो उनका मास अपील है। हाँ। उनके पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का बजट देखिए, कितना पैसा खर्च होता है उनकी ये इमेज बनाने में। इस साल आई थिंक 1100-1200 करोड़ है, पहले 400 करोड़ था, 3-4 गुना बढ़ा है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का बजट। अभी इन्फ्लुएंसर्स लोग आएंगे तो उनको भी 4 लाख मिलेगा महीने, 8 लाख मिलेगा महीने, वो भी यही करेंगे। तो बहुत पैसा खर्च किया है। तो बहुत पैसा खर्च किया गया है उन्हें ये मास लीडर बनाने में, और वो 7 साल में ही हुआ है। तो लेकिन हाँ, इट वर्कड, तो अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक योगी जी के बारे में एक और चीज़ है जो मतलब योगी जी का काडर के ये कहा जाता है, मतलब जब मैं यूपी गया था, या चाहे वो 22 की बात करें या 24 में जो लोग गए थे, 24 में मैंने बिहार कवर किया था, यूपी नहीं, तो जो लोग थे बीजेपी के या जो उनके सपोर्टर थे, तो वो कहते थे योगी जी मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, जो आप इस माइनर एंगर की बात कर रहे हैं कि माइक्रो लेवल पर दिख रहा है, ये शायद इसमें से कुछ शिफ्ट हो गया था। इसीलिए जो अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर, फिर उन्होंने उसमें ए को अगड़ा भी कह दिया उसको जोड़ते हुए जो लेकर गए वो 37 सीट्स तक। तो ये पीडीए जो काम किया, आपको लगता है उसके पीछे ये सारे फैक्टर हैं जो अभी हम तक जिसमें बात कर रहे थे कि बीजेपी के, चाहे वो पुलिस राज की बात हो या फिर काडर विद इन द पार्टी जो काडर का ये है? बिल्कुल बिल्कुल, ये फैक्टर है। उस समय चुनाव में एक इमीडिएट फैक्टर भी था, और वो सिर्फ 2-3 महीने में बना था, कि जो उस समय बात चली थी यूपी में कि अगर भाजपा 300-400 सीट जीत के आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण हटा देगी। वो बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन वो सिर्फ फरवरी, मार्च, अप्रैल में बनाया गया था ऑपोजिशन से। लेकिन जो 5 साल का, 6-7 साल का जो भड़ास थी लोगों में, वो इसी मामले पे थी। और वो आप कंटिन्यूसली देखिए, 17 में आप देखिए भाजपा ने कितनी सीटें जीती, फिर 19 में, फिर 22 में, और अब इस बार 24 में। तो वो तब से लेके आज तक वो नीचे ही जा रहा है। तो मतलब ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन 2022 के चुनाव में मुझे याद है 255 सीट जीत पाई थी बीजेपी। तो सीटें एक तरह से गिरी थी, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने दूसरा टर्म जीता था, पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसे विक्ट्री नहीं जीती थी कि एक टर्म पूरा किया फिर दूसरा चुनाव लड़ा वो भी जीते, वो पहले नहीं हुआ था। तो वो उस बहुत बड़े फैक्टर ने इस चीज़ को कम एक तरह से छुपा दिया कि सीटें गिरी थी। लेकिन हाँ, सीटें 17 से योगी जी के अंदर जो चुनाव लड़े गए हैं 4, उनमें असेंबली वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सीटें हमें कमी होती जा रही हैं। इस बार अगर आप लोकसभा चुनाव को असेंबली सीट में कन्वर्ट करते तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। अगर ये असेंबली इलेक्शन होता तो अखिलेश यादव सरकार चीफ मिनिस्टर होते। अगर ये असेंबली होता तो क्योंकि 224 सीटें कन्वर्ट करेंगे आप तो मेजॉरिटी से 20 ज़्यादा मेजॉरिटी। तो इस पे योगी जी के ही बारे में बात कर रहे थे, तो योगी जी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। योगी जी के बारे में जैसे आपने अभी बोला, इसके बाद जो रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं बीजेपी की, फिर नाम उछलने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य को बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा है, कुछ तो होगा होता कुछ नहीं है। मैंने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने जंग छेड़ी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की खुद बहुत ज़्यादा पसंद वो ज़्यादा लोग उनको नहीं करते हैं यूपी में, काडर में भी और आम लोगों के बीच में भी। तो मैं उनके खुद के इलाके में गया था, जो कौशाम्बी प्रयागराज सिराथू उनकी सीट है। बिल्कुल, वो कौशाम्बी में है। तो वो जो उनका बेल्ट है जहाँ से वो उभरे हैं, वहाँ पर भी लोगों ने बोला कि जब से वो 2014 में सांसद बने हैं उसके बाद से वो दिखे नहीं है ज़्यादा। सिराथू में हार भी गए थे, पल्लवी पटेल से हार गए थे। लेकिन आप यही बात योगी में देखिए, वो भले ही चीफ मिनिस्टर बन गए हों, लखनऊ चले गए हों, लेकिन वो फिर भी गोरखपुर हर हफ्ते आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनका वो होम बेस है कि भले ही कल लखनऊ रहे ना रहे, गोरखपुर तो रहना चाहिए। लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य में उतना आई थिंक नहीं सोचा, क्योंकि वो लोगों ने कहा कि वो ज़्यादा एक तरह से उनका लगाव नहीं है ज़मीनी स्तर से। और यूपी वगैरह में या कहीं भी ये ऐसे नेता बहुत पसंद किए जाते हैं जिनका ज़मीन से जुड़ाव होता है। बिल्कुल, बैक चाहे आप कहीं से शुरू करें, चाहे वो मुलायम सिंह यादव से शुरू करें या लालू जी से शुरू करें, ये सारे नेता वो मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से जो किस्से चलते हैं, पॉलिटिकल किस्से की, जा रहा है गाड़ी रोक के कोई खेत में काम कर रहा है तो उससे जाके बातचीत कर लिया, हाल चाल ले लिया। तो ये एक तरह का, तब तो इतना पीआर भी नहीं था, लेकिन ये माउथ टू माउथ ये किस्से चलते थे कि नेताजी ने ऐसा किया था या उन्होंने ऐसा किया था। अभी तो फिर
इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, रील है, तो हर चीज़ पे फ़ोटो है। लेकिन इससे अलग अगर हम बात करें तो एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है, जैसे अयोध्या को लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, ये 22 जनवरी को लेकर जब रिपोर्टिंग शुरू हुई थी, उसके बाद काफ़ी रिपोर्टिंग हुई और उससे मंदिर बनने से पहले इवन मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी वहाँ पर लैंड को लेकर जो डील हो रही थी, एक तरह से अवैध डील बोल सकते हैं हम उसको, मतलब अवैध नॉट इन टर्म्स ऑफ लीगल टर्म्स में नहीं, लेकिन जब उसकी छानबीन शुरू की गई तो वो उस तरह से, तो उन सब पे काफ़ी रिपोर्टिंग हुई, आपने तो खुद किया था इस पे स्टोरी। लेकिन अभी जब से राम मंदिर और ये सब हुआ, एकदम से अयोध्या को लेकर एक तरह का सन्नाटा है, मीडिया में बातचीत नहीं हो रही है। जी जैसे अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थी हमारे यहाँ से, शिव नारायण ने किया था कि अयोध्या में आर्मी की जो फायरिंग रेंज है, जो उसके प्रैक्टिस का रेंज है, उसके 3 गांवों को डी नोटिफाई करके अयोध्या के डीएम ने क्या किया था, श्री श्री रविशंकर अडाड़ी ग्रुप के कुछ लोगों और बाबा रामदेव से जुड़े लोगों को वो ज़मीन बेच दी गई है। तो उसको लेकर इंडियन आर्मी यूपी गवर्नमेंट से कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, जी लेकिन वो खबर कहीं देखने को नहीं मिली। जी। ये स्टोरी मतलब उसमें अदानी ग्रुप का भी लैंड है और ये स्टोरी मैंने भी की थी जनवरी में। लेकिन हाँ, उसका जो नया एंगल ये है कि वो एक तरह से नोटिफाइड लैंड था इंडियन आर्मी का, और फिर पहले प्रिंट ने किया, फिर न्यूज़ लॉन्ड्री ने कि उस लैंड को अब डी नोटिफाई कर दिया गया है, उन गाँवों को, खास 2-3 गाँवों को बस डी नोटिफाइड करके। और मतलब आप ये देखिए कि योगी जी की एक तरह से पोजीशन क्या है अभी यूपी में, कि वो एक तरह से बैकफुट पे है ना। सेंटर पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी कहा जाता है उनको ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़मीनी स्तर पे काडर में गुस्सा है, तो नेता एक तरह से पीछे है। लेकिन फिर क्या होता है, जो सेंटर से सबसे करीबी इंडस्ट्रियल ग्रुप है, उसके लैंड जो उसने ख़रीदा है उसको एक तरह से क्लियरेंस मिल जाती है, आर्मी का जो क्लेम है वो हटा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी एक डायनामिक है कि योगी जी की आप स्पीचेस देखेंगे और अगर मोदी जी बैठे हों तो वो कम से कम 4-5 बार मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके होने से, और ये चुनाव के बाद ही ज़्यादा हो रहा है। और इसी समय पे जब आपका दिल्ली से रिलेशनशिप थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है और आप फिर दिल्ली के ही करीबी एक उद्योगपति को ज़मीन का क्लेम दे दें, तो उसमें भी एक अंदर की पॉलिटिक्स है। लेकिन हाँ, इसको लोग कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको कोई कवर करता भी नहीं है। इसको 2-3 मीडिया हाउसेज ही कवर करते हैं, मतलब ऐसा कुछ बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंडियन मीडिया का अयोध्या कवर करने में। हमारी भी स्टोरी जब 2021 में आज तक पे चली थी, तब भी हमने ही पहले किया था, और उससे पहले उस मुद्दे को ऑपोजिशन ने उठाया था। मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों को नहीं उठाता है, ना उठाएगा। तो ये जो आप बात कर रहे थे कि मोदी जी को धन्यवाद देते हैं योगी जी 4-5 बार, तो ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन के ठीक एक दिन पहले आपने वो स्टोरी देखी होगी कि पहले रोड पे योगी जी के 7 पोस्टर्स लगे हुए हैं, सुबह वो सारे पोस्टर्स हट गए, सिर्फ मोदी जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं जी। तो ये भी एक तरह का मतलब एक क्रेडिट की लड़ाई तो है यूपी में, डबल इंजन की सरकार, और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि मोदी जी की फ़ोटो बड़ी होगी, बगल में योगी जी की छोटी होगी। और 22 के इलेक्शन से पहले जब ये चल रहा था सेंटर से नाराज़गी है, तो मोदी जी गए थे, फिर वो कंधे पे हाथ रखकर फ़ोटो खिंचवाया, फिर उसके बड़े बड़े पोस्टर पूरे यूपी में लगे कि नहीं सब ठीक है, मोदी जी का हाथ है योगी जी पे। तो ये सब मैसेजिंग एक तरह से चलता है, फिर पीछे एंगर भी चल रहा है। इन हालातों में जैसे 2027 का असेंबली इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है कि इन हालातों में बीजेपी के लिए मुश्किल होगा या फिर जैसा चल रहा है ऐसा ही कुछ? मामला मुश्किल तो है, लेकिन बीजेपी भी ऐसी पार्टी है जो इन चीज़ों पे मतलब कभी गिव अप नहीं करती है। अभी बाईपोज होने वाले हैं 13 नवंबर को, तो वो 9 सीट पे हैं, और उस 9 सीट में अगर लोकसभा का आप रिजल्ट देखेंगे तो बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती है, 2 उसके एलाइज जीते हैं और 6 समाजवादी पार्टी को गई है। तो वो योगी जी का लिटमस टेस्ट तो 2 हफ्ते में है कि वो कितनी सीट निकाल पाते हैं। तो 2 हफ्ते में जब चुनाव होगा तब पता चलेगा कि बीजेपी की सीट टैली कितनी है, और उस पे योगी जी की परफॉर्मेंस उस बाईपोल के रिजल्ट पे जज की जाएगी। लेकिन मैंने ये देखा, मैं कटहरी में एक सीट पे था अम्बेडकर नगर में, वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पे जो मुझे लगा जिस तरह से बीजेपी कैंडिडेट सेलेक्ट कर रही है, जिस तरह से उसने टिकट दिया है जिस व्यक्ति को, उसमें मतलब एक तरह से वो इट हैज़ अ अपर हैंड ओवर पीडीए, ओवर इंडिया अलायंस।
तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सोशल इंजीनियरिंग है। और अभी 2 साल है अगले असेंबली इलेक्शन को, तो उसमें अभी से ही मुझे लगता है पार्टी ने यूपी में दलित आउटरीच शुरू कर दिया है। अच्छा, इसमें एक आपकी जो दूसरी वाली स्टोरी है, एंगर अमंग बहुजन काडर, इसमें आपने निषाद नोट की भी बात की है, और निषाद वोटर्स को लेकर सपा का भी, जैसे अगर गोरखपुर रीजन में बात किया जाए, जिस रीजन को आप कवर करके आए हैं, सिद्धार्थनगर से लेकर प्रयागराज का, उस बेल्ट में निषाद वोटर्स पर सबका एक नज़र रहा है हमेशा से। और समाजवादी पार्टी भी पहले, जमुना निषाद एक बड़े लीडर हुआ करते थे उधर के, उनके ज़रिए वहाँ ट्राई कर रही थी, और उनकी डेथ हो गई, और अनफॉर्चुनेटली फिर उनके लड़के को टिकट दिया था, तो वो सबसे बड़ी विक्ट्री थी उस टाइम पे। 2012 में सबसे ज़्यादा सीट लेकर आए थे वो, उनके बेटे जमुना निषाद के। लेकिन फिर बाद में वो पॉलिटिक्स में उतने फिट नहीं हुए, तो वो इम्पैक्ट कम हो गया। फिर संजय निषाद का उभार हुआ जी। तो निषाद वोटर को लेके मतलब एक पकड़ रही है, और सपा का ये राय कि अगर वो इस मतलब गोरखपुर मंडल में निषाद वोटरों को अगर वो अपनी तरफ ले लेती है, तो एक समीकरण की यादव, मुस्लिम निषाद और कुछ ओबीसी के और कुछ दलित के गैर जाटो जो वोट्स हैं वो ग्रैब करके अच्छा खासा उधर वो बना सकते हैं सीट। लेकिन ये ऐसा प्रयोग किया भी उन्होंने जब उपचुनाव था 2019 इलेक्शन से पहले। योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर सीट बीजेपी हार गई थी उपचुनाव में, हाँ बाईपोल में, उस उपचुनाव में हारे थे। तो निषाद वोट का एक फैक्टर है यूपी में जी। तो क्या वो अब वो बीजेपी के साथ है, तो चूंकि संजय निषाद अब फेस बन चुके हैं उस कम्युनिटी के, और उनमें वो कम्युनिटी काफी देख रहा है एक होप की तरह, कैसे वो डायनेमिक्स क्या चेंज हो रहा है, या वो लॉयल्टी मेंटेन है बीजेपी के साथ या संजय निषाद के साथ है? लोकसभा चुनाव, इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहला जो बयान संजय निषाद ने दिया है, वो उन्होंने ये बोला है कि यूपी में सरकार गलत तरीके से चल रही है, सारे अफसर और पुलिस सरकार चला रहे हैं, उसमें लोगों का भले ही, जैसे सरकारी जॉब्स में भर्ती कैसे किया जाता है उसमें जातिवाद है, और जिस तरह से थानों में पुलिस बिहेव करती है उसमें जातिवाद है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑल इज़ वेल। निषाद कम्युनिटी की पहली ये डिमांड है कि उनको ओबीसी स्टेटस से निकाल के एससी स्टेटस दिया जाए। रिजर्वेशन की डिमांड है बेसिकली उनकी बहुत दिन से। बिल्कुल, उनको लगता है कि वैसे भी ओबीसी में ज़्यादातर रिजर्वेशन तो 4-5 जातियां हैं ले जाती हैं, तो और वो क्योंकि काफ़ी अति पिछड़ा वर्ग है, तो वो चाहते हैं कि उनका एससी में अगर वो जाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का। लेकिन हाँ, वो अखिलेश यादव सरकार ने किया था, लेकिन उसको कोर्ट्स ने हटा दिया। योगी जी बोल रहे हैं 7-8 सालों से कि वो करेंगे, अभी भी इस चुनाव के पहले भी उन्होंने बोला था कि हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ उसका हुआ नहीं है, तो उसका काफ़ी गुस्सा है। ऐसी लिस्ट में शामिल करना थोड़ा टेक्निकली सही नहीं होगा निषाद को, इसलिए शायद मामला बार बार फंस रहा है। और अगर कोई बोल रहा है कि एससी लिस्ट में हम शामिल कर देंगे, तो वो झूठा वादा कर रहा है उनसे। हाँ, मतलब आपके जो यूपी में, मतलब टेक्निकली छोड़िए, पॉलिटिकली देखिए, जो आपको दलित वोटर्स जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनको क्या मैसेज आएगा? वो तो उसको ये समझेंगे कि हमारा जो राइट है वो डाइल्यूट हो गया, हमसे ले लिया गया। अगर 17 और जातियाँ उस कैटेगरी में आएंगी तो वो बहुत मुश्किल है। उसमें भी जो एससी रिजर्वेशन का जो बेस है, उसका बेस है अनटचेबिलिटी बेस है, कि समाज में जो मतलब वही बेस है कि इनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया। लेकिन निषाद कम्युनिटी जो बेसिकली मछुआरा कम्युनिटी, एक तरह से मछली पालन, मत्स्य पालन या नदियों के किनारे, इनके साथ वो व्यवहार नहीं हुआ, अनटचेबिलिटी नहीं हुई इनके साथ, है ना। उनके साथ मतलब ये समाज के हाशिए पे रहे, ऐसा नहीं कि इनको बहुत कुछ, लेकिन वो जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है ऑफ अनटचेबिलिटी, वो काफी क्रूशियल, बिल्कुल वो वाला नहीं। तो शायद इसलिए टेक्निकली ये एससी लिस्ट में नहीं जा सकते। बिहार जैसा कुछ कर सकते हैं कि मतलब 2 कैटेगरी ओबीसी में कर दे, फिर कर दे इसको लेकर। तो निषाद को जब वोटरों की बात आ रही है, तो ये जो रिजर्वेशन को, तो वो हर बार संजय निषाद बोलते भी हैं। अमित शाह से वो कह रहे थे, उन्होंने वादा किया, अमित शाह ने बोला भी था एक रैली में कि निषाद रिजर्वेशन दिया जाएगा, फिर वो हुआ नहीं। तो अभी भी वो रिजर्वेशन इशू है, फील कर रहे हैं निषाद? बिल्कुल, और वही इशू ही है। मेरे स्टोरी में संतोष निषाद जो गोरखपुर के ज़िला अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी मेरी चर्चा इसी बात पे थी, और उनका पूरा गुस्सा इसी बात पे था कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, जबकि आप आगे के जो अग्रणी समाज के लोग हैं उन्हें आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रिजर्वेशन दे दिया है। जिन लोगों के पास, उन्होंने कहा जिनके पास घर है, ज़मीन है, गाड़ी है, लेकिन हमें, जो हमारे समाज में लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, हमें
कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो बहुत मतलब सेंसिटिव पोजीशन में है भाजपा। लेकिन एक चीज़ ये भी इंटरेस्टिंग है, जैसे जो जो भी कम्युनिटी हैं जो हाशिए पर हैं समाज के अंतिम छोर में, उसमें लीडर जो उनकी कम्युनिटी का होता है उसका रोल बहुत क्रूशियल होता है। और उसका जैसे चाहे आप यादव कम्युनिटी की बात करें, यादव कम्युनिटी यूपी में डोमिनेंट इसी क्यों हुई, क्योंकि उनकी कम्युनिटी से एक लीडर उठा और फिर वो नेशनल लेवल पे आई, यूपी की पॉलिटिक्स में आए। दलितों के बीच हुआ कि काशीराम जी ने शुरू किया और फिर मायावती बनी, तो वो उस कम्युनिटी में एक पॉलिटिकली एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, साथ में वो खुद को एम्पावर फील करता है। बिल्कुल। तो राजभर जैसे ओपी राजभर को लेके एक हुआ, वैसे निषादों के साथ हुआ। जिस कम्युनिटी के लीडर, मतलब दिल्ली का मीडिया इस तरह से बोलता है कि अरे ये तो जाति के ठेकेदार हैं, लेकिन वो एक लीडर की वजह से वो पूरा जो, चूंकि कास्ट वाइज है तो वो एक पूरे कास्ट वो पॉलिटिकली सोचने लगती है, पॉलिटिकल चीज़ों पे वो गौर करने लगती है, अपने मेरे लिए क्या है इसमें वो बात करने लगती है, और ये इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब वो लीडर इस तरह से डील कर लेता है तो वो एक तरह से शांत होता है मामला। देखिए वही संतोष ने भी मुझे बात यही कही कि संजय निषाद गांव-गांव गए उन्होंने कहा, और उन्होंने इतनी रैलियां की और निषाद समाज को समझाया कि आपके लिए आरक्षण क्यों ज़रूरी है। तब लोगों में एक कॉन्शियसनेस डेवलप हुई अबाउट। मुझे याद है संजय निषाद क्योंकि मेरे ही क्षेत्र से थे गोरखपुर में। अच्छा, हाँ आपके तो क्षेत्र वो से। स्कूटर से आते थे, अपनी चटाई लेकर खुद आते थे, 2-3 चटाई लगाते थे निषादों के गाँव में। गाँव वालों को बुलाते थे लोग कि आइए, कोई डॉक्टर साहब आए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ बताना चाहते हैं। तो हाँ, स्ट्रगल तो काफ़ी है संजय निषाद का। और बाकी और ये सब इन सब का मतलब एक तरह से सबका तार जाके कांशीराम में जुड़ता है, क्योंकि राजभर, ओपी राजभर और सोनेलाल पटेल, ये सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके मेंटर कांशीराम उन्हीं ही को थे। मानते थे। संजय निषाद का भी जो मतलब बेसिकली आइडिया तो वहीं से लिया, जैसे उनकी साइकिल रैली जो मान्यवर जी की चलती थी, आइडिया वहीं से है कि चलो और लोगों को समझाओ, जो भी तुम्हारे पास संसाधन है, साइकिल है, गाड़ी है, चटाई है, जाओ। बिल्कुल। तो उसका बेनिफिट मिला संजय निषाद को, लेकिन समाज कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है निषाद कम्युनिटी। लेकिन उसमें आपको ऐसे भी देखना चाहिए कि एक जो अति पिछड़ा समाज है, मतलब वो हमेशा सोशली तो बैकवर्ड रहा ही है, उसको पॉलिटिकली भी मार्जिन्स पे रहा है। तो उनको एनडीए में आने से मतलब एक ये तो मिला कि कम से कम हमारा समाज का एक व्यक्ति, हमारे समाज का एक नेता, उसको एक चलिए एक पोजीशन मिली, वो पावर में है, सरकार में है, वो एम्पावर फील करता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो प्रेस्टीज है, उसका जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का जो ऑप्टिक है, वो बहुत पावरफुल है किसी अति पिछड़े वर्ग के लिए। तो हमें उससे भी देखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, इसका एनालिसिस सिनिकल भी होता है काफ़ी, कि लोग समझते हैं कि पीछे से आके बैकरूम डील हो गई, लेकिन सोशली भी एक एम्पावरमेंट है कि आपका नेता सरकार में है। अब वो अगले जिनके साथ उनका आइडियोलॉजी ज़्यादा अलाइन करता है, भले आप पीडीए कह सकते हैं, आइडियोलॉजी अलाइन करता है, लेकिन वो पावर में तो नहीं है ना। कितना दिन आपने स्पेंड किया इन दोनों स्टोरीज के लिए ग्राउंड पे? मैं था 10 दिन यूपी में। 10 दिन? हाँ। 10 दिन इंडिपेंडेंट मीडिया के एक रिपोर्टर के लिए 10 दिन बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आयुष जिस तरह से 10 दिन घूम के इन्होंने 2 स्टोरी इसकी आ चुकी है, तीसरी भी आ रही है इस सीरीज की, तीसरी भी आ रही है। और आप स्क्रॉल को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब आप ये स्टोरी पढ़ें। स्टोरी बहुत अच्छी है, और भी बहुत अच्छी स्टोरीज़ करते हैं इनके साथ साथ इनके बाकी के कॉलीग भी। और न्यूज़ लॉन्ड्री को भी आप सहयोग देते रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता। और चूँकि हम ऐसा कर पा रहे हैं, जैसा अभी हम अयोध्या के बारे में बात कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रिपोर्ट कर रहा है, हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें किसी सरकार या कॉरपोरेट से पैसा नहीं चाहिए। हम आपके भरोसे चलते हैं और इसी तरह बेधड़क होकर रिपोर्ट करते रहेंगे। तो इस पॉडकास्ट का अगला सेगमेंट है रिकमेंडेशन के लिए। तो आप बताइए, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आप कोई फिल्म रिकमेंड करो। हाँ, मैं फिल्म भी रिकमेंड करूँगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमने यूपी पे इतना बात की, और मुझे लगता है जो पिछले कुछ समय में जो सबसे सेमिनल, सबसे बढ़िया जर्नलिस्टिक काम किसी ने यूपी में किया है, स्पेशली कास्ट को समझने में, तो वो कैरावैन में एक राइटर हैं सुनील कश्यप, उन्होंने किया है। जो हम काफ़ी रिपोर्टर हैं जो अब यूपी को 5-6 साल बाद रिपोर्टिंग करके लगता है कि हाँ अब समझ आ रहा है, तो उसमें काफ़ी हकदार सुनील जी हैं। उनकी जो कैरावैन में उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, वाई EVCs मैटर,
आई थिंक मई या अप्रैल में कवर थी वो, उसको पढ़ना चाहिए। उसको आप पढ़ के जितना अपने समाज को, अपने आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं, वो शायद कहीं और ना मिले, तो वो बिल्कुल पढ़िए। और एक मूवी है, रेकमेंड करना चाहूँगा, गुड मॉर्निंग वियतनाम। बहुत अच्छी मूवी है, हॉलीवुड, रॉबिन विलियम्स है उसमें। वियतनाम वॉर के समय एक रेडियो स्टेशन है जो अमेरिकी सेना ने सेटअप किया था अपने खुद के सिपाहियों का, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। तो उस रेडियो के जो जॉकी थे रॉबिन विलियम्स, उनकी वो कहानी है। और एक तरह से जो वाइडर सोशल कमेंट्री है कि जब कोई बहुत पावरफुल देश एक छोटे से देश में जाके वहाँ की चीज़ों को ठीक करने जाता है, तो उसका परिणाम छोटे लोगों पर, सोल्जर्स पे, कर्नल्स पे, वहाँ की खुद की जनता पे क्या होता है। बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है। इसके अलावा भी आप जब बात कर रहे थे सुनील कश्यप की, तो सुनील कश्यप की अभी हरियाणा को लेकर भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी कि मतलब हरियाणा को लेकर लोग बात कर रहे थे कि कैसे ये सब हो गया, लेकिन उन्होंने बताया था कि मतलब कैसे जो नॉन जाट वोट हैं वो सब कैसे बीजेपी के साथ ज़्यादा से फेल कर रहे हैं रेदर देन कांग्रेस, तो उसको लेकर भी उन्होंने स्टोरी की थी। अब लेकिन अगर मैं रिकमेंडेशन पे आऊँ तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, इसी महीने की कारवन में एक स्टोरी आई है कि कैसे इंडिया में जो जजों और लॉयर्स का नेटवर्क इंडियन जुडिशरी को एक तरह से हाईजैक कर रहा है। संघ से जुड़े हुए लोगों को, भारतीय अधिवक्ता संघ जो है उनका जो पैनल है, उससे जुड़े लोग कैसे इंडियन जुडिशरी के अलग अलग जगहों पर पोजीशन उनको मिल रहा है, और वो एक तरह से एक नया नेटवर्क है कि जुडिशरी में भी अब संघ के लोग अच्छे खासे पदों पर आ रहे हैं। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया उस स्टोरी में। तो यहाँ हम लोग इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली मनाइए, खुशियाँ मनाइए, मिठाई खाइए, दीप जलाइए, पटाखे भी फोड़िए, लेकिन दिल्ली वाले प्लीज़ आप थोड़ा सावधानी बरतें। ये कोई जोक नहीं है और बहुत ही सेंसिटिव मसला है, क्योंकि जब भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है और दिवाली के बाद अगर आप जाकर देखें बाहर, चाहे वो पार्कों में देखें या अस्पतालों में देखें, तो अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, खासकर बच्चों में। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके भी घर और आसपास किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही न्यूज़ लॉन्ड्री का दिवाली ऑफर भी चल रहा है, जहां पर आप खुद को, अपने फैमिली या फ्रेंड्स को न्यूज़ लॉन्ड्री का दिवाली हैम्पर गिफ्ट कर सकते हैं। और हमारा जो यूएस का कवरेज है उसका एपिसोड 2 अब आ चुका है। श्रीनिवासन जैन जी उसको यूएस से कवर कर रहे हैं, वो एपिसोड भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.